नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये क्लासेस सीटीईटी, यूटीटी, यूपीटीटी और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेंगी। ये कुछ चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट उपदेष्टा.com के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक विटामिन्स शुरू करते हैं। विटामिन्स का काम मुख्यतः होता है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं विटामिन्स। हिंदी में बोले तो उपापचयी नियंत्रक। तो आप इसको इंग्लिश में ही रखिए, हिंदी में ये काफ़ी टफ हो जाएगा, ये टर्म याद रखना, ठीक है। तो विटामिन्स होते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेटर। विटामिन्स का मुख्यतः काम होता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर का, ठीक है। विटामिन्स थ्योरी किसने दी थी? जिसको पता है कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। विटामिन थ्योरी, तो विटामिन्स थ्योरी दी थी एफ.जी. हॉपकिन ने, ठीक है, एफ.जी. हॉपकिन ने, HOPKIN। विटामिन्स की खोज की थी फंक ने, ठीक है। विटामिन की डिस्कवरी की खोज और ये की थी फंक ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। पेपर में इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो फंक का वैसे पूरा नाम था कैसिमीर, कैसिमीर, CASIMIR, कैसिमीर फंक, ठीक है। और इन्होंने की थी इसकी खोज 1884 में। तो ये इतना जरूरी है नहीं कि डेट पूछ दे आपसे, पर विटामिन्स की खोज फंक ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन्स को हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, विटामिन, ठीक है। एक टाइप हो गया वाटर सॉल्युबल। ऐसे विटामिन्स जो पानी में घुल जाते हैं उनको कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। दूसरे टाइप के होते हैं फैट सॉल्युबल, जो कि वसा में घुलते हैं। तो फैट सॉल्युबल, पानी में घुलने वाले विटामिन्स हैं, ये हैं तीन, विटामिन्स बी, विटामिन सी और विटामिन्स पी। ये तीनों पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। स्टोर की बात आ रही तो ऑब्वियसली स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। और कहाँ स्टोर नहीं कर सकते? मतलब कि ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। डब्बों पे तो आप रखेंगे नहीं इनको। तो यहाँ पे बात हो रही कि स्टोर नहीं कर सकते, वो हो रही है ह्यूमन बॉडी की बात, ठीक है। कि हम इनको ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और पानी में घुल के फिर ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसमें विटामिन बी, सी और पी, जैसे विटामिन सी मिलता है ना वो खट्टे फलों से, तो खट्टे फल हम खाते हैं तो फिर वो स्टोर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो बाहर निकल जाता है। इसकी एक्सेस क्वांटिटी हार्मफुल नहीं है। अगर आपने इसकी ज़्यादा मात्रा भी ले ली ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसकी एक्सेस का मतलब होता है अतिरिक्त, क्वांटिटी हो गया आपकी मात्रा, एक्सेस क्वांटिटी हार्मफुल नहीं होती। आप कितने भी खट्टे फल खा लीजिए, ठीक है, वो नहीं है हार्मफुल। और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। तो फैट जो भी बचे, अब बी, सी, पी के अलावा जो भी विटामिन्स बचे हैं वो सब आएंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स में। तो इसमें ए आ गया, डी आ गया, और कौन सा ई आ गया, के आ गया, जितने भी आ जाएंगे वो सब फैट सॉल्युबल ही हैं। अब कैन बी स्टोर, इनको हम अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
कैन बी स्टोर, कहाँ की बात हो रही, स्टोर करने की, डब्बों में नहीं, हमारी बॉडी की बात हो रही है। और ये कहाँ स्टोर होते हैं, स्टोर इन लीवर। तो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं उनको हम अपने लीवर में स्टोर कर सकते हैं, और इनकी जो एक्सेस क्वांटिटी हो जाएगी ना, क्योंकि हमारी बॉडी में ये स्टोर हो रहे हैं। और अति का तो आपको पता है कि कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं होती। तो एक्सेस क्वांटिटी इज हार्मफुल है, ठीक है। इसकी ज़्यादा मात्रा हमारी बॉडी में फिर हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। और इन विटामिन की अधिकता से हाइपर विटामिनिज्म रोग हो जाता है, ठीक है। जब इन विटामिन की हमारे बॉडी में किनकी, फैट सॉल्युबल की अधिकता हो जाती है, तो इन विटामिन्स की अधिकता से। तो ये हमारी सीटीटी साइंस की बायोलॉजी की क्लास चल रही है, और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं, यूनिट है फूड एंड न्यूट्रिशन। तो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट कर लिया, फैट कर लिया, प्रोटीन कर लिया, अब हम विटामिन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन विटामिन की अधिकता से, अधिकता को ऐसे तीर से बनाना चाहिए वैसे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। तो आपका ये हो जाएगा हाइपर, हाइपर और हाइपर से पता है ज़्यादा, विटामिनिज्म, ये रोग हो जाता है, या इसको इस तरह से हम कहते हैं, ठीक है। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आपका विटामिन ए। विटामिन ए, आप हैंड राइटिंग पे मत जाइए, ठीक है। ये धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी ये नया सेटअप है, इसमें अभी टाइम लगेगा हाथ सेट होने में, ठीक है। तो विटामिन ए, इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, CHEMICAL, केमिकल नेम। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, ठीक है। और इसके सोर्स कौन कौन से हैं, विटामिन ए के सोर्स आपके हैं, तो है आपके इसके सोर्स, एक हो गया गाजर, गाजर को कहते हैं कैरेट, ठीक है, गाजर। और इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैक्सिमम, इससे आप समझ जाएंगे कि विटामिन ए इसमें मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और अब और सोर्स मैं सीधे उनके मात्रा के क्रम में लिख लेता हूँ, किस में कितना ज़्यादा पाया जाता है। तो कैरेट में सबसे ज़्यादा, उसके बाद पाया जाता है मैंगो में, MANGO मैंगो, ठीक है। उसके बाद पपाया में, पपीते में, ठीक है। और उसके बाद एप्पल में, ठीक है। और उसके बाद पाया जाता है फिश में, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि नॉन वेज से ज़्यादा तो वेज में पाया जाता है विटामिन ए। तो सबसे ज़्यादा आपका विटामिन ए कैरेट में पाया जाता है। अब देखते हैं हम कि विटामिन ए कैसे बनेगा, या इसका हम सिंथेसिस कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले बी कैरोटीन होता है, ठीक है। एक चीज होती है बी या बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन। और इसको एक डब्बे के अंदर हम ऐसे दिखा लेते हैं, और इससे बनेगा आपका विटामिन ए। इसको भी बॉक्स के अंदर रखते हैं, और अब इसके बीच की चीज़ को हम समझते हैं। तो ये क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। सिंथेसिस मतलब कॉम्प्लेक्स, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, इसको कहते हैं सिंथेसिस। तो बीटा कैरोटीन का सिंथेसिस होकर विटामिन ए बन जाता है, ठीक है। अब बाई लीवर, ये किसके द्वारा होता है काम, लीवर के द्वारा ये काम होता है। और स्टोर कहाँ होता है फिर विटामिन से, ये फैट सॉल्युबल होता है, तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं अपनी बॉडी में। जो वाटर सॉल्युबल होता है उनको हम स्टोर नहीं कर सकते, और स्टोर इन लीवर, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन का सिंथेसिस होता है लीवर में, लीवर के द्वारा, और उससे बनता है विटामिन ए।
और विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? स्टोर इन लीवर। अब थोड़ा लीवर के बारे में हम एक दो फैक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। लीवर, ठीक है, लीवर की क्या होती है? मैक्सिमम रीजनरेटिंग पावर होती है, सर्वाधिक पुनर्योजन शक्ति, यानी कि अपने आप को डैमेज होने के बाद ये तुरंत सही कर सकता है। किसी और अंग के मुकाबले ये अपने आप को सबसे ज़्यादा क्या कर सकता है? रीजनरेट कर सकता है। अगर ज़्यादा भी डैमेज हो चुका ना तो और अंग तो वैसे ही खराब हो चुके होंगे, अगर कुछ और अंग होंगे इसके मुकाबले तो वो एक सर्टेन लेवल के बाद खराब होने के बाद वो हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। पर लीवर अपने आप को क्या कर देता है? फिर से क्या कर देता है? सही कर देता है और खुद सही कर लेता है, ठीक है। तो लीवर काफ़ी डैमेज होने के बाद भी अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, और हिंदी में लिखने की ज़रूरत है नहीं, सर्वाधिक पुनर्योजन शक्ति आप इसको लिख सकते हैं। चलो लिख ही लेते हैं इसको भी। मैक्सिमम से हो गया सर्वाधिक, रीजनरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? पुनर्योजन, और पावर से शक्ति, ठीक है। और सबसे कम किस में होती है फिर? ये हमारी बॉडी की बात हो रही है, ठीक है, मतलब ह्यूमन सेल्स की बात हो रही है, ह्यूमन बॉडी की बात होती है। जो न्यूरॉन्स कोशिकाएं होती है ना आपकी, वो अगर डैमेज हो गई तो वो नहीं फिर सही हो पाती हैं। तो न्यूरॉन्स को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका, ठीक है। और इनकी क्या होती है? सबसे कम, हमारी बॉडी में सबसे कम इनकी रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हो गई आपकी लीवर की, और सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है न्यूरॉन्स की, तंत्रिका कोशिका की। यानी कि लीवर डैमेज हुआ सेम मात्रा में, सेम परसेंटेज में, और सेम में हुए न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स सही नहीं हो पाएंगे, लीवर सही हो जाएगा, ठीक है। एक सर्टेन लेवल के बाद की बातें ये हो रही हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। फंक्शंस का मतलब होता है कार्य। फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए। तो हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे एकदम, और ये आपके सारी परीक्षाओं में आपका ये काम आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल हमको जल्दीबाजी नहीं करनी के साथ, तो हमको बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें धैर्य के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। तो विटामिन ए का फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या कार्य हैं? एक तो है एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इसको कहते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में हो रहे इन्फेक्शंस को क्या करता है? उससे हमको बचाता है। दूसरा इसका कार्य है स्किन पर रिंकल्स, झुर्रियां पड़ने से बचाता है विटामिन से, ठीक है। स्किन पर झुर्रियां यानी कि रिंकल्स, स्किन पर रिंकल्स पड़ने से बचाता है विटामिन ए, ठीक है। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाएंगे? तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे विटामिन ए की कमी से तो इससे एक रोग तो विटामिन ए की कमी से एक रोग तो होता है रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, ठीक है। रेटिनॉल होता है ना इसका नाम, तो रेटिनॉल से ही आप रिलेट कर सकते हैं कि रेटिना, ठीक है। और दूसरा इससे होता है ज़ेरोपैथेल्मा, ठीक है। यहाँ पे दूसरी पेन से लिख लेते हैं इसको। तो विटामिन ए की कमी से दूसरा रोग ज़ेरोपैथेल्मा। तो ये थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा टफ है, ठीक है।
XCRO और PTHALMA, तो आप लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ज़ेरोपैथेल्मा या जो भी इसको बोले। इसमें क्या होता है कि इंसान की आइज़ क्या होती हैं, ड्राई हो जाती हैं, ड्राई आई, ठीक है। ऐसे ही आप नोट्स बनाइए, बिल्कुल कहानी मत लिखिए ज़्यादा, इससे आप समझ जाएंगे। और ड्राई आई होने के बाद क्या हो जाएगा कि कॉर्निया भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्निया भी हमारा ड्राई हो जाएगा। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया होता है हमारी आँख का टेम्पर्ड ग्लास, जैसे हमारा फ़ोन का सबसे भारी हिस्सा है ना, वैसे ही कॉर्निया होता है। इसको हम आई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में वहाँ समझेंगे। तो कॉर्निया टेम्पर्ड ग्लास ऑफ ह्यूमन आई, समझने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। कॉर्निया ड्राई हो गया, और कॉर्निया ड्राई हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है ना, मैंने अभी बताया कि टेम्पर्ड ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है हमारी आई का। तो कॉर्निया फिर सूख के क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, नॉन ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, और नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब अपारदर्शी हो जाएगा। और अपारदर्शी हमारा हमारा आँख का टेम्पर्ड ग्लास सबसे भारी हिस्सा ही अपारदर्शी हो गया, तो अंदर तो प्रकाश जा नहीं पाएगा, तो अंधापन हो जाएगा इंसान में, ठीक है। तो ये दूसरा वाला रोग हमने देखा। तो इसके लिए हमें क्या खाने चाहिए, इस चीज़ को रोकने के लिए हमें क्या खानी चाहिए, हमें खानी चाहिए रिच सोर्स ऑफ विटामिन से, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो इसके लिए डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, गोल्डन राइस खाने की सलाह देते हैं, ठीक है। गोल्डन राइस खाने की सलाह, गाजर वगैरह तो खाएंगे ही खाएंगे, पर इसको खाने की भी सलाह दी जाती है अपनी डाइट में। अब गोल्डन राइस की यहाँ पे चर्चा जब आई चुकी है, तो इसको भी यहीं पे ही देख लेते हैं। गोल्डन राइस क्या है, एक जीएम क्रॉप है। जीएम क्रॉप क्या, जीएम क्रॉप ये आपको पता ही होगा कि इसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ये प्राकृतिक रूप से ऐसी नहीं थी, खुद से डेवलप नहीं थी, ये इसको बनाया गया है, इसके जीन को मॉडिफाई करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाया गया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये भी देख लिया कि गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, फसल है, ठीक है। अब विटामिन्स ए तो हमने देख लिया, अब हम जाते हैं विटामिन्स बी की तरफ। तो विटामिन्स बी में तो आपको पता है कि बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल धैर्य के साथ आप सीखिए, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। विटामिन बी, बिल्कुल आराम से हम सारे विटामिन बी को समझेंगे, और ऐसे समझेंगे कि आपको हमेशा वो काम आ जाए, हमेशा आपको ध्यान में रहे। एक बार आप इन सबको लिखिए, नोट्स शॉर्ट बनाइए, फिर उसके बाद आप उसका एक बार रिवीजन कीजिए, और फिर कुछ दिन बाद उसको एक बार ऐसे ही पढ़ लेना, तो वो आपकी मेमोरी में क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसको विटामिन बी या इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके सोर्स कौन कौन से हैं विटामिन बी के, सोर्स यहीं पे लिख लेता हूँ। तो इसके सोर्स हैं मिल्क, दूध में तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। और इसके अदर सोर्स हैं, अनाज है इसका सोर्स, अनाज मतलब गेहूँ चावल सब चीज़ें, ठीक है। फ्रूट्स हैं इसके सोर्स, सब्जी है, ये सब चीज़ें वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं। और ड्राई फ्रूट्स, तो आप ये सब लिख लीजिए, मर्जी अगर आपकी तो। और ये सबसे ज़्यादा, जैसे हमने पहले देखा ना कि विटामिन से एक कैरेट में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, तो वैसे ही विटामिन बी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैश्यू में, CASHEW, कैश्यू होता है काजू, काजू में सर्वाधिक विटामिन बी पाया जाता है। तो इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, काजू में मैक्सिमम। इससे आप समझ जाएंगे ना कि क्या मैक्सिमम है, विटामिन बी मैक्सिमम है, ठीक है। और स्प्राउट्स,
स्प्राउट्स कहते हैं अंकुरित अनाज को। अंकुरित अनाज में भी ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और अंकुरित अनाज आपको भी खानी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्प्राउट्स, SPROUTS, ठीक है। और मटन चिकन में तो होगा ही होगा, तो लिख लेते हैं इसको भी, मटन और चिकन, ठीक है। अब वाइटामिन्स, सारे वाइटामिन्स को हम, मतलब वाइटामिन्स बी को अब एक एक करके जो भी जितने टाइप के होते हैं उनको हम समझते हैं, ठीक है। तो हम डिटेल से ही पढ़ेंगे इन चीज़ों को, बिल्कुल जल्दीबाजी हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइटामिन B1, ठीक है। इसको एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं। सारे वाइटामिन्स पढ़ेंगे हम, बी के जितने भी टाइप्स हैं, आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। अब इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है जो पेपर में अब आ रही है, अब ठीक है, अब नॉर्मल क्वेश्चन तो आते नहीं, तो इनके केमिकल नेम आते हैं। वाइटामिन B1 का केमिकल नेम, क्या है इसका केमिकल नेम, जिसको पता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वाइटामिन B1 का केमिकल नेम होता है थायमिन, और ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है। सारे इम्पोर्टेंट है, जिसके भी केमिकल नेम सबके आपको याद रखने हैं। और इसको आप एक बार ये नोट्स बनाइए, इसके बाद तुरंत इसके बाद ही आप रिवीजन करना, और उसके बाद कुछ दिन बाद इसको फिर दोहराना, तो ये फिर आपको आपकी मेमोरी में परमानेंटली हो जाएगा, ठीक है। तो वाइटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमिन। एक बार रिपीट करिए मेरे साथ, वाइटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन, वाइटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन, वाइटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमिन। और वाइटामिन B1 का क्या फंक्शंस रहते हैं, ये करता है हमारी हेल्प करता है, किस में करता है हेल्प, हेल्प इन मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है। जो भी हम अपनी मांसपेशियों का मूवमेंट करवाते हैं उसमें ये हमारी हेल्प करता है, मस्कुलर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। हमारी मांसपेशियों के मूवमेंट को ये स्मूथ बनाता है, मेटाबॉलिज्म के लिए ये नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है हमारे मेटाबॉलिज्म का। अच्छा, हमारा मेटाबॉलिज्म तभी अच्छा होगा जब हमें तो हमारा मेटाबॉलिज्म तभी अच्छा होगा जब हमें पर्याप्त मात्रा में वाइटामिन B1 मिलेगा, ठीक है। NECESSARY, नेसेसरी और मेटाबॉलिज्म। चावल चावल धोने से वाइटामिन को मैं इतना ही शॉर्ट में लिख लेता हूँ, इससे आप समझ जाना, वाइटामिन B नष्ट हो जाता है, ठीक है। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि बिना चावल धुले आप खाना बनाइए, ठीक है। अनाज के छिलकों में भी वाइटामिन B1 होता है, अनाज के छिलकों में वाइटामिन B1 होता है। आप देख लेते कि वाइटामिन B की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यानी कि वाइटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। वाइटामिन B1 की कमी, इस तीर से आप समझ आना कि कमी की बात हो रही है, ठीक है। इसको दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, वाइटामिन B1 की कमी से। चलो लिख ही लेता हूँ एक बार, वाइटामिन B1 की कमी से। तो वाइटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी। तो एक बार रिपीट करिए आप, वाइटामिन B1 की कमी से बेरी रोग, ठीक है। वाइटामिन B1 की कमी से बेरी रोग। और बेरी रोग में क्या होता है, बेरी रोग में लगती है भूख कम लगना, ठीक है। और दूसरा इसमें होता है कि वजन तेजी से इंसान का घट जाएगा, जब भूख कम लगेगी तो खाना कम खाएगा तो वजन तेजी से घट जाएगा। तो घटने को मैं सीधे ऐसे तीर से ही दिखा लेता हूँ। अच्छा, भूख कम लगना है ना, इसमें तो एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि जो फीलिंग ऑफ हंगर और फीलिंग ऑफ थर्स्ट होती है ना, यहीं पे ही मैं आपको बता लेता हूँ। फीलिंग ऑफ
हंगर। और प्यास, प्यास को क्या कहते हैं? थ्रस्ट। तो फीलिंग ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लिख लेता हूँ यहाँ पर। इसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हमारी भूख और प्यास के लिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है आपके माइंड में। तो ये इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फाउंड इन ब्रेन। ठीक है, विटामिन B1 हमने देख लिया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। बिल्कुल जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ये कुछ चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट www.updeshta.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं।